नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए साइंस का मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। वस्तुनिष्ठ का यानी कि ऑब्जेक्टिव का, जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत दिया है, जिसको मैं सही करके बताऊँगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तल हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, चीन प्रपाटी में बताया गया है। नहीं पता है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मैं बताया हूँ। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल होता है। देखिए, बड़ा नहीं, सबसे अधिक होता है तो लाल का होता है। तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख से किस भाग पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो आँख के किस भाग पर पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 का आंसर ए हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? पानी, लोहा, कांच, निर्वात। निर्वात में होता है, याद रखिएगा, सबसे अधिक निर्वात में होगा। निर्वात को ही शून्य बोलते हैं और हवा भी बोलते हैं। ठीक है, या वायु, याद रखना है। चलिए ठीक है। दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखिए, दूर दृष्टि वाले लोग जो है दूर को साफ साफ देख सकते हैं, और निकट दृष्टि वाले निकट का साफ साफ देख सकते हैं। यानी कि जो देखता है वही दोष होता है, याद रखिएगा। दूर दृष्टि है तो दूर का देखेगा, नज़दीक का नहीं देख पाएगा, और निकट दृष्टि रहेगा तो निकट को देखेगा, दूर का नहीं देख पाएगा। इसीलिए आपका आंसर जो है, नंबर थोड़ा नहीं दिख रहा है, 6ठा नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यानी कि दूर दृष्टि वाले को क्या दिखेगा? दूर का साफ साफ दिखेगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा तो अभिसारी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 7वां नंबर का। आइए हम लोग सवाल नंबर 8वां में चलते हैं। एक प्रिज्म के एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? देखिए, किसी भी प्रिज्म से एक वर्णी यानी एक रंग वाला प्रकाश, आपको मालूम है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, और प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 भागों में बंट जाता है। तो किसी प्रिज्म से एक वर्णी, आपको मालूम है वर्ण का मतलब रंग होता है, यानी एक वर्ण का मतलब एक रंग। जो 7 रंग होता है सूर्य के प्रकाश में, उसमें से कोई एक रंग प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो इसमें से कौन सी घटना नहीं होगा? अपवर्तन होगा ही, विचलन होगा ही, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्योंकि वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जो प्रकाश है उसको 7 रंगों में बांटेंगे, विक्षेपित करेंगे। तो 7 रंग, एक वर्ण में 7 रंग कहाँ से होगा? जब एक रंग का प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करेगा तो 7 रंगों में तो बटेगा नहीं, क्योंकि ये प्रयोग द्वारा मैंने बताया है। तो इसीलिए आपको भी पता होगा, इसीलिए एक वर्णी विक्षेपण की घटना नहीं होंगे। चलिए आगे, सवाल नंबर 9 है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होगी। शक्ति मतलब पावर, क्षमता होता है। ठीक है, तो क्षमता उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है तो उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी धनात्मक हो जाएगा। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। देखिए, कांच की गोलीय बूंद में जब एक व्यास के अनुदिश प्रवेश करता है तो आपतित किरण कितनी बार अपवर्तित होगा? 2 बार। एक बार प्रवेश करेगा तो होगा, फिर बाहर निकलेगा तो होगा, यानी कि 2 बार होगा। स्विच लगाए जाते हैं
कौन से तार में? गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं, याद रखिएगा। जूल पर कूलम कहलाता है, वोल्ट का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों बहुत सारा गलत आंसर है, तो मैं इसीलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप लोग सही कर लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। कुछ सवाल जो है 12th से भी दे दिया गया है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन का सही सही आंसर बताते चल रहा हूँ। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अगला नंबर सवाल नंबर 16 है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है वर्ण विक्षेपण, यानी कि अपवर्तनांक का मान कम होगा ज़्यादा होगा, ये वर्ण विक्षेपण पर डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा झुकता है कम झुकता है, ठीक है। ये वर्ण विक्षेपण से होता है। चलिए आगे सवाल है, एक मोटर गाड़ी के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि मोटर गाड़ी के पक्ष मतलब बगल में जो दर्पण लगा रहता है पीछे के व्यक्तियों को देखने के लिए, तो उसमें वो उत्तल दर्पण का होता है। और उत्तल दर्पण में आपको पता है कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ताकि दूर की वस्तु आपको नज़दीक दिखे, ठीक है। इसलिए वस्तु से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। चलिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है क्या? विद्युत वाहक बल से कम होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 19, एक अवतल दर्पण के ध्रुवीय एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीच के लिए आवर्धन होगा। देखिए आवर्धन का मान फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रहेगा, तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? तो वो 1 होगा, 2 होगा, आधा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। कितना बड़ा होगा इसमें पता नहीं है, पता थोड़ी ना चलेगा, दुगना होगा, आधा होगा, बड़ा होगा। आवर्धित होगा तो बहुत बड़ा होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी होगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें से सभी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला सवाल, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक वेबर होता है। ये भी 12th क्लास का सवाल है दोस्तों, ये आप लोग में नहीं पूछा जाएगा, ये 12th का है, लेकिन दे दिया गया है। समांग माध्यम से प्रकाश का मान गमन करता है सरल रेखा में। समांग माध्यम का मतलब होता है सरल माध्यम से, ठीक है, सीधी रेखा में। चलिए, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। एक प्रिज्म से एक रंग वाला प्रकाश गुजरेगा तो वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होगा, क्योंकि वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है वर्ण यानी रंग को सात में बांट दे, 7 रंगों में बांट दे। तो जब एक वर्ण का प्रकाश प्रवेश करेगा तो 7 वर्ण में तो नहीं बांटेगा, ये सवाल तो पहले बताया है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है, ऑप्शन नंबर सी, 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक घोल नीले डिस्मट को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो जाएगा? नीले को क्या कर दे रहा है? लाल कर दे रहा है, तो आपका आंसर 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नीला को लाल करने का मतलब क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अम्ल का मान 7 से क्या होता है? छोटा होता है। और लाल को नीला करता है तो वो क्या हो जाता है? क्षारीय। इसका मतलब कि 7 से अधिक होता है, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, ये मालूम है आपको। सल्फर परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 6, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में क्या आया? 6। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एनोडीकरण होता है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 30 का आंसर आपका हो जाएगा ए, सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ये कार्बनिक यौगिक जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, C2H4, इसको चारकोल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 का, CaOCl2।
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। जो प्राप्त होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 33 है, टूथपेस्ट होता है क्षारीय होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COOH। ठीक है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? SO2 के कारण। निकेल की परमाणु संख्या कितना होता है? तो निकेल का परमाणु संख्या हो जाता है ऑप्शन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? 28, यानी कि बी हो जाएगा। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की डुबाया जाता है, लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, क्या था? ऑप्शन नंबर सी। अगर लोहा इस चारों ऑप्शन में लोहा किस में है? तो सी में है, लोहा को ही डाला गया, FeSO4 फेरस सल्फेट। चलिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। अगला सवाल है, हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ये मालूम है आपका। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर, याद रखिएगा। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना नहीं था, बट दे दिया है मॉडल पेपर में। कौन जल में विलय है? तो ग्लूकोज जो है जल में विलय है, बाकी कोई नहीं। कौन अमलगम है? ऑप्शन नंबर डी, NaHG, ये अमलगम का सूत्र है। एथिलीन का आयुर्वेदिक नाम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ब्यूटानोन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह क्या होता है? कीटोनिक होता है, क्योंकि ब्यूटानोन कीटोन, इसी को कीटोनिक लिख दिया है, कीटोन का ही होता है। ठीक है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। एल्काइन में 3 होता है, एल्कीन में 2 होता है, एल्केन में 1 होता है, याद रखिएगा। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है सवाल नंबर 46 है, इसका आंसर डी हो जाएगा, Hg का होता है सिनेबार अयस्क। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 48, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल को जब हम लोग गर्म करते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो 48 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 49 का कौन सा तत्व सबसे अधिक आद्युतिक गुण वाला होता है? तो क्लोरीन Cl होता है, सबसे अधिक अधातुई गुण होता है इसमें। ठीक है, नीला थोथा यानी कि तुथिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये 50 का आंसर आपका हो जाएगा बी, CuSO4 5H2O। सवाल नंबर अगला 51 नंबर सवाल है दोस्तों, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी 51 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये प्रदूषण मुक्त है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। दोस्तों इसमें से आपको परीक्षा में 40 सवाल बनाना है, 80 में से, तो आपको कंफर्म आंसर देना है, वो 40 को देना है, तो आपको ध्यान से बनाना है। ठीक है, और किसी तरह का समस्या हो तो आप पूछिएगा। इसमें बहुत सारा गलत आंसर है जिसको मैं सही करके मैं आपको बताया हूँ, जो किसी भी चैनल पे नहीं है। जितने भी चैनल यूट्यूब पे डाले हुए उसमें से आधा से लगभग सवाल जो है गलत दिया है, अब उसी को वो मॉडल पेपर वाला ही आंसर उठा के इसमें डाल दिया है, जो उसका भी गलत हो गया है। मैंने इसको सुधार कर दिया है, तो आप जा सकते हैं और इसको कंप्लीट 5 सेट है, याद कर लीजिए। इसमें से 30 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दूंगा, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, इसीलिए इस 5 मॉडल सेट को याद कर लीजिए, 30 नंबर आपका कंफर्म इसी में से आएगा, जो किसी भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, जो मैं आपको बताया। ठीक है, तो चलिए, और भी किसी तरह का वीडियो आपको देखना हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। सारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा आपको। उसके बाद
हाइड्रोजन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होता है। किस में होता है? तो ये बी में होता है, क्योंकि ये जो है एल्काइन ग्रुप का है। ठीक है, एल्काइन ग्रुप में आबंध कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए, कार्बन कार्बन के बीच अगर जानना चाहते हैं तो इसमें इस तरह से हम C3 और H कितना है? 4 है। इसको हम करके दिखाते हैं आपको। C और H है। H का एगो है, 4 गो है। तो चलिए, यहाँ पे कोई एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिएगा। यहाँ एगो हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 गो यहाँ, एगो यहाँ, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कितना है? 3 गो है। आपको ये देखना है कि बॉन्ड कितने हैं। इसका 4 गो है, इसका भी 4 गो है और इसका भी 4 गो है। तो देखिए कितना है कार्बन कार्बन के बीच? 3 है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए, कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? तो बेंजीन होता है। इसका सूत्र होता है C6H6। ठीक है, इसको एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। चलिए, उच्च वसीय अम्लों से के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। तो ये 54 का आंसर आपका हो जाएगा बी। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या 2n² होता है। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। साइटोन का आकार कैसा होता है? तारा का आकार होता है, तारा जैसा होता है। ठीक है, ये बायोलॉजी का सवाल है। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन होगा जो पादप हार्मोन होगा, एक ऐसा है जो नहीं होगा। तो 57 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 58 का आपका बी हो जाएगा, यकृत में यानी कि लीवर में। चलिए, कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक, तापमान, कवक, वायु, मृदा। 59 का आंसर आपका हो जाएगा बी, वायु, सॉरी कवक। कवक जो है पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक है, मतलब इसमें जीव जो है, जिसमें जान हो उसी को जीव बोलते हैं। तो कवक इस एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया है। तो उसमें ये जैव घटक है। तापमान, वायु, मृदा, ये सब में जीव नहीं ना है, ये मरता नहीं है, इसीलिए जैव घटक वो नहीं है। चलिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। याद रखिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें जितने भी सवाल 5 सेट में पढ़ेंगे उसमें से आपको 30 नंबर कन्फर्म परीक्षा में आएगा। ठीक है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। कहाँ संचित रहते हैं? कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में, इनमें से सभी में। अरे पेड़ पौधा, पादप का मतलब पेड़ पौधा होता है, और पेड़ पौधा में से जितने भी सड़ गल के टूट के गिरते हैं तो वो पौधा के सभी हिस्से में क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, जमा हो जाते हैं, नीचे भी गिरते हैं, पत्ता वगैरह जो भी है। ठीक है, समान अनुशीतलन रक्तदाब समान जो होता है 80 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और अधिकतम जो हो जाता है कितना होता है? 120। इसीलिए क्या होता है? 120/80 होता है। तो अधिकतम ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा तो 120 होगा, और न्यूनतम एकदम नॉर्मल होगा तो 80 रहता है। ठीक है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं? समजात होते हैं, यानी कि उसका दोनों पाद आगे वाला समजात होता है, एक जैसा होता है, एक समान होता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जो होता है भोजन को क्या करता है? संवहन करता है, यानी सभी भागों में ले जाता है। और जाइलम जो होता है जल को सभी भागों में ले जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। फ्लोएम भोजन को ले जाता है, जाइलम जल को ले जाता है। इसका सवाल, इस तरह का भी सवाल आएंगे आगे। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं, है ना।
नहीं बोलता है, 32 दांत टूट देंगे। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 66 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। नरलिंग हार्मोन है कौन, एंड्रोजन। याद रखिएगा, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट होता है। न्यूरॉन में डेंड्राइट हिस्सा है जहाँ जानकारियाँ हासिल ली जाती हैं, की जाती है। यानी 67 का आंसर आपका हो जाएगा सी। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, 68 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था आनुवंशिकता का। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करता है, तो इसमें से सभी पर निर्भर करता है, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब कुछ ज़रूरत है पेड़ पौधों को। चलिए सवाल नंबर 70 है, यानी 7। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, मूत्रवाग से मूत्रवाहिनी से, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। मूत्रवाग से मूत्रवाहिनी से भी होते हुए जाता है, मूत्रवाहिनी से मूत्रवाग से भी, ये दोनों से होकर जाता है। चलिए रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो ये रक्त उत्तक है, याद रखिएगा, सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल पूछा गया है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है, तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा डी, पुंकेसर। याद रखिएगा, नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है और मादा प्रजनन अंग अंडाशय होता है, अंडज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक का लेखक कौन है इसमें से, तो ऑप्शन हो जाएगा 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। 73 का ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन है, याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इस संबा लिखा है, लंबा होगा, सबसे लंबा भाग कौन है, बोलिए। ग्रास नली, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, सबसे लंबा भाग कौन है मानव आहार नाल का, तो 74 का आंसर आपका सी हो जाएगा, छोटी आंत। याद रखिएगा, कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा बोल रहा है, नर नहीं, तो नर का शुक्रवाहिका होता है, बाकी सब गर्भाशय, डिंगवाहिनी, अंडाशय, ये सब किसका है, मादा का है। ये शुक्रवाहिका शुक्राणु, यानी कि इसमें शुक्राणु होता है, तो शुक्राणु किस में होता है, तो नर में होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, मक्खी में, मक्खी को मार के देखिएगा, हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, ब्लड होता ही नहीं उसमें। चलिए, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 होता है, याद रखिएगा, कभी कभी 13 से 20 भी दे देता है, ठीक है, 12 से 20 दिन। सवाल नंबर 78, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है, 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 79, पौधों और पशुओं को कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टार्च, ठीक है, यानी 80 का आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला मॉडल सेट के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।